सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य सम्मान एवं अभिवादन भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुंडली का मिलान कैसे करें। ऐसा देखा जाता है कि कुंडली के मिलान करने में अधिकांशतः लोग जन्म कुंडलियों को परंपरागत रूप से गुण मिलान कर लेते हैं, जो चंद्रमा की राशि एवं नक्षत्र पर आधारित होता है, जो जिसे गुण मिलान कहा जाता है। दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने के लिए केवल एक ही मानसिक चंद्रमा का मिलान, गुण मिलान, वह मानसिक मिलान होता है। अन्य कारकों का सम्मिलित नहीं किया जाता उसमें। व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि कभी कभी गुण मिलान, अच्छा गुण मिलान होने के बाद में भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है, एवं कभी कभी गुण मिलान न मिलने पर भी विवाह दाम्पत्य जीवन अच्छे व्यतीत होते हैं। इसका मतलब है कि अन्य कारकों का भी मिलान सही ढंग से हो पाया है। अन्य कारकों का भी अगर मिलान सही ढंग से हो जाए, तो अगर चंद्रमा का मिलान नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। तो इसके लिए हम लोगों ने आज की कक्षा में एक उदाहरण कुंडली यहाँ पर दिख रहा है। हम लोग इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रमुख रूप से कुंडली मिलान कैसे किया जाए। तो सबसे पहले दोनों के लग्न को देखते हैं कि दोनों के लग्न में समानता है, नैसर्गिक गुणधर्म लग्न में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि लड़के, यह मान ली जाए कि इधर की जो कुंडली है यह लड़का का कुंडली हुआ, यह लड़की की कुंडली हो गई। यह लग्न कुंडली हुआ ऊपर में, नीचे नवमांश कुंडली है। तो सबसे पहले हम दोनों के लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे। यहाँ शुक्रदेव है, यहाँ चंद्रमा है। गुण धर्मों के आधार पर हम लोगों को आकलन करना चाहिए। तो शुक्र क्या है? शुक्र चंद्रमा को देखना नहीं चाहता, यानी कि शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा शुक्र को नहीं। प्रथम मिलान से यह स्पष्ट हुआ कि लड़का के अंतर्मन में लड़की के लिए उतना जगह नहीं होगा जितना होना चाहिए, परंतु लड़की के मन में लड़के के लिए कोई नाराजगी नहीं होगी। एक बात हो गई। अब यह नाराजगी को हम कैसे देखेंगे? तो यहां पर देखा जाए कि यदि यह सूत्र आप लोग समझ गए पहला। हाँ गुरुजी की लग्नेश दोनों आपस में मिलते रहे हैं, शत्रु पहले ये देखेंगे। पहले यह देख लेंगे। अब यहाँ पर यहीं से समझने की बातें शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो लड़का का जो स्वामी शुक्र है, शुक्र चंद्रमा को देखना नहीं चाहता, यानी कि शत्रु है। इसलिए लड़का लड़की की बातों को अंतर्मन से ध्यान से नहीं लेगा, नहीं सुनेगा, नजरअंदाज, इग्नोर कर सकता है, जिसे दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है। परंतु लड़की जो चंद्रमा लग्नेश बनते हैं, वह लड़के की बातों को नजरअंदाज नहीं करेगा, मानने का, समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि चंद्रमा शुक्र को सम मानता है। अब इसके बाद में
यह तो एक सामान्य नियम हुआ। इसी नियम के ये है कि यदि लग्नेश, लड़के का लग्नेश एवं लड़की के लग्नेश को हम लोग लड़के के कुंडली में देखेंगे कि क्या तत्कालिक मित्रता है या नहीं। तो यहाँ पर लड़के का लग्नेश छठे भाव में है, यहाँ पर भाव नहीं देखना कि किस भाव में है, तत्कालिक मित्रता देखनी है। तो लड़की का लग्नेश लड़के के कुंडली में लड़के के लग्नेश से तत्कालिक मित्रता में है। इससे स्पष्ट हुआ कि यह लड़का का गुण है कि लड़का लड़की की बातों को मानेगा। अब यह परिस्थितियां, हमने तो अभी कुछ ही क्षण पहले कहा कि लड़का लड़की की बातों को नहीं मानेगा, और यहां तत्कालिक मित्रता होने से हमने कहा कि मानेगा। तो किस परिस्थितियों में लड़का लड़की की बातों को मानेगा? तो जब स्थितियां गंभीर होगी, गंभीर स्थितियों में यदि लड़की कोई बात बड़े अच्छे ढंग से अपनापन से अगर बोलती है लड़के से, तो लड़का उसकी बात होगा, यहां से स्पष्ट हो गया। परंतु यही बातें अब लड़की की कुंडली में देखते हैं कि लड़की के लग्नेश और लड़के का लग्नेश लड़की की कुंडली में कैसा है। तो लड़की के लग्नेश से लड़की के लग्नेश से लड़के का लग्नेश अलग है या तत्कालिक शत्रुता में चला गया। तो यह दिखावे में तो बात मानेगी कि हाँ भाई लड़की है, ठीक था, परंतु वास्तविकता कुछ और होगी। बातें स्पष्ट हुआ जी गुरु जी। जी। या यहाँ कोई समस्याएं रह गई? नहीं रहा। नहीं चलिए रहा। अब दूसरे चीज पर चलते हैं। अब हम दोनों के लग्नेश को देखते हैं। यही नियम हम लोग नौमांस कुंडली पर भी लगाएंगे। अब वास्तव यह तो दिखावे की कुंडली हो जाती है, और वैवाहिक जीवन की वास्तविक कुंडली नौमांस कुंडली होता है। यहाँ पर नौमांस कुंडली का लग्नेश मंगल है लड़के का, और लड़की का शनि है। अब यहाँ पर जो लग्न कुंडली में दिखा वह नवमांश कुंडली में भी दिख रहा है कि मंगल शनि को क्या मानता है? मंगल शनि को सम मानता है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु। अब यहाँ पर लड़का जहां अंतर मन से लड़की की बात को मानने वाला है, दिखावे में नहीं, तो लड़की दिखावे में बात मानने वाली है, परंतु वास्तव में नहीं। वास्तव में नहीं। यह मिलान इस नियम से अच्छा नहीं हुआ। अब इसके बाद में इसी को नौमांस कुंडली में देखते हैं, तो लड़की का प्रथम दृष्टिया लड़के से मन ना मिलना हुआ। लड़का चाहता है कि हम किसी भी ढंग से दाम्पत्य जीवन को लेकर चले, अपनी मान मर्यादा, अपनी समाज की प्रतिष्ठा, अपनी समाज की मर्यादा एवं जो कर्तव्यशीलता जो हमें मिली है दाम्पत्य विवाह होने के बाद में, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम किसी भी प्रकार से करें। यह मंगल यहां लगने से होने से, क्योंकि मंगल शनि को सम मानते, मित्र अगर मानते तब तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन सम है तो कर्तव्य निर्वहन करने के लिए वचनबद्ध है। परंतु लड़की को देखा जाए, क्या लड़के की बात मानने वाली है या नहीं? नहीं गुरु जी। तो यहाँ लग्न कुंडली की वास्तविकता यह बनी कि इस लड़के के साथ में इसका जीवन यापन अच्छा नहीं होने वाला, और नौमांस कुंडली से भी स्पष्ट। अब दूसरी बात करते हैं कि लड़के का लग्नेश लड़की के कुंडली के किस भाव में है। तो लड़के का लग्नेश कुंडली में लड़की की कुंडली के चौथे भाव में है। जो लड़की का यह सुख भाव है एवं वैवाहिक जीवन का
कर्म भूमि भी। वैवाहिक जीवन का कर्म भूमि कुंडली का चौथा भाव होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? एवं लड़की का लग्नेश लड़के के कुंडली के वैवाहिक जीवन में ही है। दोनों में किस प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं? एक तो मन न मिलना हुआ, वह वास्तविकता है, क्योंकि लग्न से लग्न ना मिला, लग्न ही मन है, सब कुछ तो लग्न ही है। तो भले मन मिले ना मिले, मन मिले ना मिले, ना मिले, परंतु यह लड़की उस लड़के को सदैव अंतर मन से स्वीकार करेगी। कभी भी आपस में मनमुटाव तो होता रहेगा, बात एक दूसरे के नहीं मानेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन कभी भी लड़की के मन में ऐसी बात नहीं आएगा कि वह लड़के को कहे कि इससे तो अच्छा कि तुमसे शादी होकर के मेरा जीवन खराब हो गया। ऐसी बात लड़की के मन से नहीं निकलेगी, नहीं कभी निकलेगा, क्योंकि लड़के का लग्नेश लड़की के कुंडली के चौथे भाव में ही है। और अपने स्वराशि में है, परंतु अस्त है। अगर यहीं पे अस्त नहीं होते तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता, परंतु अस्त हो जाने के कारण, अस्त ग्रह तो अच्छे फल नहीं देते ना, नहीं गुरुदेव। और वो भी नीच के ग्रह के साथ में है, सूर्य के साथ में। तो नीच के ग्रह समस्याएं उन्नति के साथ में समस्याएं देते हैं, शारीरिक मानसिक समस्याएं देते हैं, आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। नीच के ग्रह का नीच भंग हो तो यहाँ पर तो एक तो केंद्र भाव में ग्रह नीच के होते हैं तो वैसे कम प्रभावी होते हैं, और साथ में सूर्य भी है। लेकिन सूर्य देव जब नीच के होते हैं और साथ में शुक्र होता है तो यह नीच भंग भी नहीं होता। यह नीच भंग नहीं होता गुरुजी ये? नहीं होता। क्यों गुरुजी? अगर यही शुक्रदेव मंगल की राशि में यहाँ पर होते तो नीच भंग हो जाता, लेकिन शुक्र साथ में है, नीच भंग हुआ ही नहीं। इसके कारण है, और कोई खास कारण नहीं है। हम सबों को ज्योतिष की बेसिक के नियमों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन में सदैव जब तक कुंडली फलादेश करना है, जब तक सब कुछ करना है, कम से कम बेसिक के बारे में केवल पढ़ते रहे, फलादेश तो अपने आप हो जाता है। यहाँ पर सूर्य के साथ में शुक्र होने से शुक्रदेव की शक्तियां समाप्त हो गई, शुक्र की शक्तियां समाप्त हो गई अस्त हो गए ना। जी। तो मान लिया जाए कि अस्त का होना मतलब कि आप एक कुआं में गिर गए, आपको कोई उठाने वाला हाथ इधर मिला आया, आपने हाथ से हाथ पकड़ा लिया, तो यह हाथ उठाने वाला यानी कि सूर्य देव को आप मान लीजिए कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कुएं में पड़े हुए हैं, नीचे हो गए, गिर गए, ताकत छीन हो गई, पूरे फटे रहे। अब इसको उठाने वाला कौन हो गया? शुक्र हो गया। तो शुक्र उठा रहा है, लेकिन शत्रु। शुक्र में ताकत होगा तब तो उठा लेगा ना। जी गुरुदेव। हमने जो कहा शायद आप लोग नहीं समझ पाए। कुआं में उठाने वाला हाथ शत्रु का है तो शत्रु की बात नहीं है। शत्रु नहीं, हाथ कमजोर है, उसमें जान ही नहीं है कि सहारा देके उठा सके। यानी कि शुक्र अस्त है। गुरुजी चंद्रमा से भी नीच भंग हो रहा है इसका?
अच्छा वो हो रहा है वो अलग की बात है, ठीक है, वह चीज अलग है। लेकिन हमने जो कहा कि शुक्र और सूर्य की युति होती है तुला राशि में, तो सूर्य का नीच भंग उतना नहीं हो पाता, क्योंकि शुक्र देव स्वयं अस्त होते हैं या प्रभावहीन होते हैं। अस्त ग्रह प्रभावहीन होता है कि नहीं होता है? हो जाता है उधर। तो उच्च करने वाला, नीच भंग करने वाला, यानी कि नीचे से ऊपर उठाने वाले जो हाथ है, वह हाथ ताकतवर रहेगा तब तो वह उठा पाएगा ना। जी गुरु जी। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। जी। पोलियो लग गया। क्या? पोलियो लग गया। पोलियो लग गया। तो ये वाली बातें हैं। तो अब यहाँ पर शुक्रदेव अस्त भी हैं, और तो क्या अब जो जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कुछ क्षण पहले कि यह कुंडली मिलान में मतलब कि लड़के का लगने से लड़की के वैवाहिक जीवन के कर्म भूमि में अपने स्वराशि का मालव्य योग बना करके है, इसलिए तो स्थिति अच्छा हो गया कि लड़की सदैव अंतर मन से लड़के को देवता मानेगी। भले आपस में विचार ना मिले, विचार ना मिलना अलग बात है, लेकिन एक निजी प्रकार की भावना होना वह अलग बात है, तो मानेगी। परंतु यहाँ पर शुक्र ही खराब है, शुक्र ही खराब है, तो क्या मानेगी फिर? क्योंकि कुंडली तो यह लड़की की है, लड़की के कुंडली में शुक्र खराब है, तो यह नहीं मानेगी ना फिर अंतर्मन से। जी गुरुदेव। अब यही चीज लड़की के लग्नेश को देखें कि लड़के के कुंडली में कहाँ है, तो लड़की का लग्नेश लड़के के कुंडली में सप्तम भाव में है, अपने मित्र की राशि में है, कम से कम अस्त तो नहीं है, और एक तरफ शुक्रदेव ऊंचिके हैं, दूसरे तरफ बुधदेव भी है, सूर्य भी है, ठीक है। लग्न पर गुरु की दृष्टि है, तो यह जो है लड़का उतना इग्नोर ना करेगा, यानी कि दाम्पत्य जीवन में उतने कलह नहीं होगा। लेकिन यह सभी बातें केवल एक जो होता है कि अंतर्मन मिलना, वह नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं जो अष्टम भाव को देख रहे हैं, शनि देव 12वें भाव को भी देख रहे हैं। शनि देव के कारण 7वां भाव पाप कर्तरी में हो रहा है, तो यह तो लड़के का जीवन का, यह निजी जीवन की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर लड़की का लग्नेश जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वह शनि के द्वारा पाप कर्तरी में है। शनि के द्वारा पाप कर्तरी में है कि नहीं है? शनि के द्वारा। शनि के द्वारा है। लेकिन यह यहाँ पर लड़के की कर्तव्यशीलता को शनिदेव खराब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव योग कारक ग्रह है। परंतु दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, छोटी मोटी हमेशा हल्की फुल्की समस्याएं जीवन भर आती जाती रहेगी। न लड़का अंतर्मन से खुश रहेगा, न लड़की अंतर्मन से खुश रहेगी। दोनों एक प्रकार से शादी के बंधन को निभाएंगे, यहां तक हो। अब इसके बाद में यही नियम हम लोग नवमांश कुंडली पर लेते हैं कि लड़के का लग्नेश लड़की के नवमांश कुंडली में कहाँ है, तो सप्तम भाव में है, एवं यह ठीक है। और लड़की का लग्नेश 11 नंबर जो शनि देव है, वह देहात। तो यह देखना चाहिए, यह नियम लग्न कुंडली पर भी लगा सकते हैं, नवमांश कुंडली पर नियम तो एक ही होते हैं कि लड़की का लग्नेश लड़के या लड़के का लग्नेश लड़की के कुंडली में यदि मित्र राशि में होता है तो अच्छी बात है। ठीक उसी प्रकार यदि लड़की का लग्नेश नवमांश कुंडली का लड़के के कुंडली में यदि मित्र राशि में हो तो अच्छी बात है।
यदि मित्र राशि में न हो तो कम से कम शुभ युत हो, शुभ दृष्ट हो तो ठीक है। तो यहाँ पर लड़के का लग्नेश लड़की की कुंडली में मित्र राशि में है, केंद्र भाव में है, अच्छी बात है। लड़की का लग्नेश लड़के के कुंडली के केंद्र भाव में है, शत्रु राशि में है, परंतु शुभग्रह से युक्त है और शुक्र के द्वारा देखा भी जा रहा है। शुक्र कुंडली के शुभाग्रह होते हैं और इस कुंडली में शुक्र देव बड़े मजबूत स्थिति में है, अपने मित्र राशि में है। और नवमांश कुंडली में भी शुक्र देव किस स्थिति में है, तो लड़के के कुंडली में शुक्र देव उच्च चुके हैं, इसलिए यहां तक ये स्थितियां ठीक है। इसी प्रकार हम लोगों को सप्तमेश का भी मिलान करना चाहिए। यह तो लग्न का यानी कि फिजिकली वैसे मिलान हुआ। अब दाम्पत्य जीवन के लिए हम लोगों को सप्तम भाव के स्वामियों का मिलान करना चाहिए। हालांकि उस पर भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां वह अलग विषय वस्तु है, वह उनकी निजी जीवन होता है कि किनका निजी जीवन कैसा व्यतीत होने वाला है। अब यहाँ पर सप्तमेश लड़के का जो सप्तमेश है, खास करके नवमांश कुंडली का मिलान करें, लग्न कुंडली का भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक क्योंकि लग्न तो 30 अंशों का होता है और नवमांश 30-20 का 3-20 का होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है। यदि नवमांश अच्छा है, लग्न खराब भी है तो भी अच्छा हो जाता है। तो नवमांश कुंडली का सप्तमेश यानी कि वैवाहिक जीवन लड़की के कुंडली में 11वें भाव में है। 11वें भाव में बैठना कोई बुरा नहीं है, लेकिन यह नियम बनता है कि यदि नवमांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी एवं लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी, यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं तो लड़की की कुंडली में अच्छे स्थिति में कम से कम जब बलवान होते हैं तो अच्छी बात होती है। जितना ही बलवान हो उतना ही अच्छा। तो यहाँ पर बुध की राशि में मंगल देव हैं, तीसरे भाव में हैं। तीसरे भाव में मंगल देव उनकी अपनी राशि हो जाती है, मतलब अपना भाव हो जाता है, इसलिए यह अच्छा है। भाव में बैठना, तीसरे भाव में बैठना या 11वें भाव में बैठना बुरा बात नहीं है, अच्छे फलदाता हो जाते हैं, लेकिन उनके स्वामी बुरे फल देते हैं। और यहाँ पर मंगल बुध दोनों में तत्कालिक मित्रता है, इसलिए मंगल की स्थिति लड़की के कुंडली में अच्छी हुई, ठीक हुई गुरुदेव। ठीक हो गया। एवं यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि लड़के का लग्नेश जो मंगल देव बने हुए हैं वे लड़की के जीवन का प्रमुख आधार है। प्रमुख आधार बिंदु है। आधार बिंदु है, क्योंकि यह मंगल योग कारक हो गया लड़की के लिए, जो लड़के का सप्तमेश है। अब लड़की का जो सप्तमेश है यानी कि वैवाहिक जीवन, यदि इस लड़के से शादी होती है तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलेगा, हल्की फल्की नोक झोंक के साथ। हाँ साथ, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अभी तक के निर्णय के अनुसार। यहाँ पर अब लड़की का जो सप्तमेश है वह लड़के के कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। किस भाव में बैठा हुआ है ये नहीं देखना, हालांकि छठा भाव भी नोकझोंक का ही है, लेकिन उच्च के ग्रह के साथ में है। शुभाग्रह के साथ में है, वैवाहिक जीवन के कारक के साथ में है, तो यह भी अच्छा हो गया। परंतु हल्का सा नोक झोंक यहाँ पर चलता हुआ दिखलाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि छठा भाव वाद विवाद का भी तो होता है ना, जी गुरुदेव। शत्रु झगड़ा का भी भाव तो होता है, तो कुछ तो गुण दिखेगा, कुछ गुण दिखेगा।
लेकिन देव गुरु की राशि शुक्र देव की उपस्थिति वहां पर, इसलिए जब शुभग्रह से कोई भी, जब शुभग्रह का प्रभाव पड़ता है तब बुरे प्रभाव का परिहार होता है। तो यहाँ पर उच्च के शुक्र के साथ में है, यह परिहार भी हो रहा है। परिहार होना अलग बात है। अब यहाँ पर परिहार से क्या फायदा होगा, यही नोक झोंक तो जीवन भर चलती रहेगी, लेकिन शुभग्रह होने के कारण, शुभग्रह के साथ होने के कारण वह नोक झोंक बड़ा रूप ले लेगा गुरुदेव। कैसे ले लेगा? वह पाप युक्त होता तब तो बड़ा रूप लेता ना, मंगल से दृष्ट हो जाता तो बड़ा रूप ले लेता। अगर यही शनि देव मंगल से दृष्ट होते तो क्या हो जाता? छठे भाव में लड़की का सप्तमेश लड़के के कुंडली के छठे भाव में होना, और यही मंगल से यदि दृष्ट हो जाते तो छोटी मोटी नोक झोंक बड़ी बात विवाद में बदल जाता। लेकिन यह छोटी मोटी नोक झोंक पर ही रह जाएगा, बड़ा विवाद नहीं होगा, क्योंकि शुक्र देव उच्च के हैं और शुभग्रह भी, इसलिए उस नोक झोंक को बड़ा होने ही नहीं देंगे। जब ही बड़ा होने को होगा, मन में कुछ एहसास होगा कि अब हम गलत कर रहे हैं, आज छोड़ो जी, जाने दो, तुम्हारा तो यही स्वभाव ही है, 2 घंटे बाद में तुमसे बात करते हैं, या छोड़ो आज नहीं, कल बात करेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थितियां हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है गुरुदेव। तो इस प्रकार की बात होती है। अब यही नियम हम लोगों को नौमांस कुंडली में भी देखना चाहिए। तो नौमांस कुंडली का लगने लड़की के कुंडली में यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर की, यहाँ पर यह ठीक हो गया। और इनका लगने सूर्य देव वो कहाँ है? छठे भाव में उच्च राशि के है। तो जब ग्रह उच्च राशि का हो जाता है तो भाव का उतना विचार नहीं किया जाता, भाव का विचार उतना नहीं किया जाता, क्योंकि उच्च के ग्रह बुरे फल देते ही नहीं। उच्च के ग्रह बुरे फल नहीं देते हैं। बुरे फल नहीं। एवं वैवाहिक जीवन के लिए पाप कर्तरी बहुत ही बड़ा अहम योगदान दे देता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में पाप कर्तरी में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रहों को लेते हैं। पाप कर्तरी 2 प्रकार का होता है। एक पाप कर्तरी में सूर्य मंगल को नहीं लिया जाता, इनको छोड़ दिया जाता है, केवल शनि, राहु एवं केतु को ही लिया जाता है। जब यदि कुंडली का आप फलादेश करते हैं, यदि कुंडली का फलादेश कर रहे हों और बात नौकरी की हो, व्यवसाय का हो, उन्नति समृद्धि का हो, तो फिर बात शारीरिक क्षमताओं की हो, तो वहां पे सूर्य मंगल को पाप कर्तरी में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि सूर्य मंगल के द्वारा भाव पाप कर्तरी नहीं होता, नहीं होता। वहां पे केवल शनि राहु केतु से ही पाप कर्तरी होते हैं, क्योंकि शनिदेव आलस्य के कारक है, और हमारा नौकरी, उन्नति, समृद्धि, ये सभी आलस्य के कारण हो ही नहीं सकते। और यदि हम नौकरी की बात करते हैं, उत्साह साहस की बात करते हैं, तो यह सूर्य एवं मंगल का ही प्रमुख भूमिका उसमें होता है। अगर यही दोनों अगल बगल में हो तो यह क्या देते हैं? उत्साहित करते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक जो बातें सीखी,
चतुर्थेश को भी जरूर देखना चाहिए। इस पर यही नियम चौथे भाव के स्वामी से भी देखना चाहिए कि दोनों के चौथे भाव के स्वामी में कितनी समानता है। दोनों का चौथा भाव शुभ है नहीं। यदि दोनों के चौथे भाव अच्छे हो गए, चौथे भाव में समानता है, एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, तो वैवाहिक अगर जीवन, यह जो हम लोगों ने लग्न लग्नेश या सप्तम सप्तमेश जो नवमांश कुंडली के देखे, इसमें थोड़ी बहुत अगर समस्याएं है भी, अगर समस्याएं बिल्कुल नहीं है तो चौथे भाव को देखने की जरूरत नहीं है गुरुदेव। नहीं है। यदि हल्का सा मानसिक अशांति या मन न मिलने की स्थितियां बनती है तो हम लोगों को चौथा भाव देखना चाहिए, लड़के का भी लड़की का भी, और नवमांश में देखना चाहिए, खास करके नवमांश में देखना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए, चौथा भाव अच्छा है। लड़के के चौथे भाव का स्वामी, लड़की के चौथे भाव का स्वामी मित्र हैं शनि एवं शुक्र। दूसरा, चौथे भाव पर मंगल की ऊंची की दृष्टि है लड़के के कुंडली में। लड़की के कुंडली में चौथे भाव में नीच के ग्रह हैं। हालांकि नीच भंग हो रहा है, परंतु नीच भंग जिस ग्रह से हो रहा है वह ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, कमजोर है। तो लड़की को शुक्र का उपाय सदैव करते रहना चाहिए। जीवन भर यदि करती है तो यहाँ पर यह बातें हुई। अभी और भी उपाय पर चर्चा होगा कि हाँ भाई विवाह तो किया जाए, लेकिन यह उपाय लड़की या लड़का जीवन भर करे तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद में इनके चौथे भाव के स्वामी लड़की के कुंडली के शुभ भाव में होने चाहिए, कम से कम छठे आठवें 12वें में ना हो। तो यहाँ पर देखा जाए 12 लड़की के कुंडली के 12वें भाव में। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए 12वां भाव उतना अशुभ नहीं होता। 12वां भाव वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है, अच्छा ही, पर वह भी तो एक वैवाहिक जीवन का हिस्सा ही है, वैवाहिक जीवन का हिस्सा है। अब लड़की का जो चौथे भाव के स्वामी हैं वह लड़के के कुंडली के छठे भाव में है। यदि भाव आधारित बात किया जाए तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे को प्रभावित ही कर रहे हैं। यानी एक का छठा दूसरा का 12वां। उतना अच्छा नहीं हुआ ये। अब यह तो दिखावे का हो गया कि चौथा भाव वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा इन लोगों का नहीं। क्या नवमांश कुंडली में स्थिति कुछ सुधरती हुई दिख रही है? तो नवमांश कुंडली में शुक्र देव हैं, मित्र राशि के हैं, तो अपने आप सभी कुछ ठीक ठाक हो गए। और वह शुक्र देव क्या है, तो सप्तमेश भी है, द्वादशेश भी है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए द्वादशेश को बुरा भाव का स्वामी नहीं मानते वैवाहिक जीवन के लिए, तो यह ठीक है। लड़की के कुंडली में बुध भी है, राहु देव भी है, सूर्य भी है, शनि भी है, चंद्रमा भी है, केतु भी है। यानी कि यहाँ पर सभी ग्रहों का प्रभाव आ गया ना। शनि चंद्रमा यहाँ भी है, शनि चंद्रमा। तो जब दो बुरे योग दोनों ही कुंडली में बनते हैं तो वह बुरा योग समाप्त हो जाता है। यहाँ 10वें भाव में यहाँ भी शनि चंद्रमा है, यहाँ भी शनि चंद्रमा है। यह प्रभावहीन हो गया कि नहीं हो गया, एक से दूसरे का कट गया, हो गया गुरुदेव। यहाँ भी मंगल अगर है
तो यहाँ भी मंगल है। यहाँ बैठ करके मंगल स्थिति अगर अच्छा बुरा कर रहा है तो लड़की के कुंडली में मंगल यहाँ देख रहा है। लेकिन यह क्या है, यह तो हम लोगों ने निजी कुंडली का फलादेश कर लिया कि इनका जीवन इस प्रकार का होने वाला है, इनका जीवन इस प्रकार का। क्या दोनों एक दूसरे के वैवाहिक जीवन के कर्म भूमि में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दोनों के चौथे भाव के स्वामी आपस में मित्र हैं, आपस में मित्र हैं। और लग्न कुंडली में भी आपस में मित्र बन रहे हैं। तो जब लग्न कुंडली में भी चौथे भाव का स्वामी जो विवाह का कर्म भूमि है और दोनों जब मित्र बन रहे हैं तो क्या करेंगे? क्या यह स्थितियां ज्यादा खराब होगी? नहीं होगी। अच्छी होगी गुरुदेव। लड़के का सुख भाव का स्वामी, वैवाहिक जीवन के कर्म भूमि का स्वामी लड़की के कुंडली के केंद्र भाव में है, अच्छा है। और केतु के साथ में युक्त है, राहु के साथ में युक्त होता तो खराब मान लिया जाता। हालांकि केतु देव क्या करते हैं, वह अलगाव करते हैं, लेकिन केतु का अलगाव भी बहुत ही आनंददायक होता है। केतु का अलगाव आनंददायक होता है। और राहु, सूर्य, शनि, मंगल इत्यादि का जो अलगाववादी चीज होता है वह दुखद होता है, कष्टकारक होता है। हाँ। वह समस्याएं के साथ में, लड़ाई झगड़ों के साथ में या किसी कारण बस। लेकिन केतु का जो अलगाव होता है वह आनंददायक होता है। ऐसा क्यों गुरुदेव? संतुष्टि के साथ में अलगाव करते हैं। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी विषय वस्तु को, टॉपिक को समाप्त किया जाए पहले। तो लड़की का जो वैवाहिक जीवन के कर्म भूमि का स्वामी है वह लड़की के कुंडली के शुभ भाव में है, अच्छा है, ठीक है। एवं देव गुरु बृहस्पति के 10वें हैं, यह भी ठीक है। केंद्र में देव गुरु बृहस्पति का होना बहुत से अशुभ योगों का परिहार करता है, इसलिए कुछ यहाँ पर देव गुरु से परिहार भी हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए लग्न कुंडली में, लड़की के लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं तो कुंडली के बहुत से अवगुणों का परिहार कर रहे हैं। लड़की का चौथे भाव, वैवाहिक जीवन का कर्म भूमि का स्वामी लड़के के कुंडली के चौथे भाव में ही है। अतः स्पष्ट होता है कि यह जो कुंडली मिलान हुई, यह जीवन में छोटी मोटी समस्याओं के साथ जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा व्यतीत होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे, लेकिन हल्की फल्की जो पूर्ण जो संतुष्टि होनी चाहिए वह संतुष्टि जीवन में देखने को नहीं मिल सकती। हाँ, अब यदि लड़की वाले कहे, पूछे कि अच्छा क्या किया, दोनों आदमी तो ठीक ठाक हैं जी, दोनों का आपस में मन भी मिल रहा है, दोनों का आपस में यदि मन भी मिल रहा है, दोनों शादी भी करना चाहते हैं, तो पंडित जी आप यह बतलाइए कि क्या ज्योतिषीय उपाय करें कि ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो। तो सबसे बड़ी बात यहां पर लड़की के द्वारा शुक्र का उपाय हमेशा जीवन भर करवाया जाए, क्योंकि सूर्य जो नीच के शुक्र हैं, उनको बल कौन दे रहा है? सूर्य ही दे रहा है जो अस्त है, सूर्य ही दे रहा है जो अस्त है। तो वैसे भी महिलाएं जो होती है वह पूजा पाठ कुछ ज्यादा नहीं करती है, तो घर के उन्नति समृद्धि हेतु शुक्रदेव प्रसन्न कब होते हैं? तो माता लक्ष्मी की पूजा, अगर यदि इसकी शादी होने के बाद में यह लड़की माता लक्ष्मी की पूजा प्रतिदिन करे सायंकाल, और यदि हो सके तो यदि समय है
तो 2 मिनट ही छोटा सा ही, खूब छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, खूब छोटा एक वाक्य का ही सही आरती हो, स्तुति हो, करे तो जीवन बहुत अच्छा खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि फिर सूर्यदेव उचके जैसे फल देने लगेंगे, यानी कि नीच भंग हो जाएगा सूर्यदेव का। एक तो यह हो गया। एवं सूर्यदेव के वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे कायदे से दान करने के लिए कुछ बतला दिया जाए, कुछ समझा दिया जाए कि जब भी बाजार जाएं, विद्यालय में जाएं, कहीं भी जाएं, तो सूर्यदेव की जो वस्तु होता है छोटा मोटा लिए खरीदे, जैसे चंदन वगैरह हुआ, मंदिर पर गए तो चंदन का पुड़िया लेकर 2-4 गए, वहां पर पंडित पुजारी को दे दिए। सूर्यदेव का के रंग से संबंधित कोई वस्तु खरीदे, टॉफी वगैरह खरीदे, कॉपी ही खरीद लिए, कलम ही खरीद लिए, सब्जी में भी खरीद लिए कुछ, और अपने मन में उन्नति समृद्धि की भावना रखते हुए वह वस्तुएं किसी को दे। सूर्यदेव का वैसे भी नीच के ग्रहों के लिए दान उपाय किया। तो यदि यह लड़की के द्वारा प्रतिदिन, यह सबसे प्रमुख उपाय तो लक्ष्मी की स्तुति हो गया, लक्ष्मी जी की पूजा हो गई। तो वैसे भी महिलाएं थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा ही करती है। तो एवं जो ग्रह जहां पे बैठा हुआ है, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति सभी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनकी नीच की दृष्टि सप्तम वैवाहिक जीवन के सप्तम भाव पर भी है। वैवाहिक जीवन के सप्तम भाव पर है, और भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भी है। क्या सुझाव दिया जा सकता है? और यहाँ पर नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में मंगल देव है। क्या स्थितियां बनने की संभावनाएं हो रही है? तो क्या सुझाव दे सकते हैं हम लोग? देवगुरु बृहस्पति जहां नीच को देखते हैं, वहां पे अत्यधिक वार्तालाप देते हैं, वार्तालाप देते हैं। अत्यधिक वार्तालाप देते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में वार्तालाप देते हैं। तो वहीं अत्यधिक होने के कारण अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें कि हमें है, हम हूं है, हम इस प्रकार से करना चाहिए, उस प्रकार से करना चाहिए, करना चाहिए। इनको अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए। हाँ, और नहीं तो फिर यदि अपने वाणी पर संयम न हो, तो यह जो नवमांश कुंडली के 7वें भाव में जो मंगल है, यह क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा, बोले मित्र थोड़े जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उग्र हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी है, तो थोड़ा सा अपने वाणी में संयमित जैसे। अब वैवाहिक जीवन के उन्नति समृद्धि हेतु भी पर्व त्योहार आए तो कुछ हल्दी वगैरह, हालांकि ऊंच के ग्रह का दान नहीं किया जाता। ऊंच के ग्रह के वस्तुओं का दान किया जाता है क्या? नहीं गुरुदेव। नहीं किया जाता। तो दान नहीं करने, परंतु मिल बांट कर खा तो सकते हैं ना। जी जी। दान करना अलग बात है, खाना अलग बात है गुरुदेव। खाने का कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जो देवगुरु बृहस्पति का हो, वो आपस में मिल बांट के खाएं। खाने का हम जो कहना चाह रहे उसको समझे। तो अगर अगल बगल के पड़ोस की महिलाएं हैं जो व्रत त्योहार कर रही है, कोई भी काम कर रही है, तो
हाँ जी, नहीं चलो मेरे पास में ढेर सारा, हाँ, यह सामान सामग्री हम लेते आएंगे, हम सभी मिलकर पूजा करेंगे। तो दान करने का एक बात अलग हो जाता है और एक दूसरे की पूरक बनना अलग बात है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की उन्नति अच्छेपन के लिए हम अब इस बातों को सामने वाले को चाहे जैसे समझाएं कि देवगुरु बृहस्पति के वस्तुओं को पूजा पाठ में जो 4 5 10 महिलाएं एक साथ एकत्रित हो तो एक दूसरे के पूरक बने, या 5 व्यक्ति को दे और उनसे भी कुछ सामग्री ले, कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो मर्जी है वह दे, फूल दे, चंदन दे, कुछ भी दे, उनका सामान इधर, इधर का सामान उधर। तो यह होता क्या है, इस प्रकार के करने से एक महिलाओं की अपनी भावनात्मक लगाव बनती है और अपनेपन की दृष्टि से वे महिलाएं एक दूसरे के पूरक बनती हैं। और जब जब पूरक बनने लगती हैं तो अपनी समस्याएं वह सामने वाली महिला को बतलाती है, तो एक दुख भी कम होता है और उसके हल्के फलके सुझाव भी बतलाती है कि ऐसे करोगे ठीक रहेगा, ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा। एवं देवगुरु बृहस्पति की जो नीच की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन के लिए वह जो हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं तो यह अच्छा हो जाता है। आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लड़के को क्या उपाय बतलाया जाए? तो लड़के के कुंडली में जो 10th भाव में नीच के मंगल हैं, इसके केवल उपाय किए जाएं, वैवाहिक जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि सप्तमे से नीच के हो गए एवं मंगल देव जो है वह वैवाहिक क्षमताओं के कारक भी होते हैं। मंगल देव के नीच के मंगल की दृष्टि 5th भाव पर है। यह लड़के की निजी स्थितियां हैं जो इस लड़की के कारण नहीं है। लेकिन हाँ, कुल मिला जुला करके हम तो एक मुद्दे पर बहुत देर चर्चा किया जा सकता है, लेकिन जब इस अगर दोनों व्यक्तियों की शादी होगी तो आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, काफी बदलाव आर्थिक स्थिति में आएंगे। इसलिए इन दोनों को आपस में विवाद करने का समय ही नहीं मिलेगा, लड़के के भाग्य बदलते चले जाएंगे। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। गुरुजी मंगल